हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज सी एस शांतनु भंडारी और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 के अमेंडमेंट्स के बारे में। आप जैसे कि जानते हैं कि हर सब्जेक्ट में सी एस एग्जीक्यूटिव के एंड सी एस प्रोफेशनल के जो अमेंडमेंट्स हैं वो इशू करे गए हैं फॉर द टर्म ऑफ दिसंबर 2023। और हमने भी ग्रुप 1 के अगर अमेंडमेंट्स के बारे में बात करें तो चाहे GRMC है, ड्राफ्टिंग में कोई अमेंडमेंट है नहीं, टैक्स हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है, यानी ग्रुप 1 के अमेंडमेंट्स हमारे हो चुके हैं। ग्रुप सेकंड के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट, RCD एंड CRIV। तो सेक्रेटरियल ऑडिट के और RCD के अमेंडमेंट्स भी मैं कंप्लीट करा चुका हूं एंड अब आप देख रहे हैं CRIV के अमेंडमेंट। इसके बाद हम ग्रुप 3 की तरफ बढ़ेंगे जहां पे कॉर्पोरेट फंडिंग, MDCS, IPR एंड इंसॉल्वेंसी जैसे जैसे जहां जहां अमेंडमेंट्स है वो हम कवर एंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं। और आई होप जब आप ये देख रहे हैं तो अमेंडमेंट्स देखिए अपनी जगह है। मुझे उम्मीद है कि जो क्लासेस हैं, चाहे वो डिटेल हैं चाहे फास्ट ट्रैक हैं, जो भी आपने क्लासेस ली हैं, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कंटेंट आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है और अब आप अमेंडमेंट्स पे आए हैं। तो चलिए अब बात करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट है वो चैप्टर 13 से स्टार्ट होता है, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स के बारे में यहाँ पे बात करी जाती है। देखिए ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक रिपीटेटिव चीज करने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला। हम ये सब जानते हैं कि मर्जर का मतलब क्या है, M&A कहते हैं, मर्जर्स इन एक्विजिशन, एमलगमेशंस, ये जितनी भी चेंज की एक्टिविटी है कंपनी को, जहाँ पे दूसरों के साथ मिलना है और मिलके एक बड़ी कंपनी बनना है या अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना है, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। पर अगर ये विद इन इंडिया हो रहा है, विद इन टेरिटरी हो रहा है, तो एक लिमिट के बाद इसमें भी कहीं ना कहीं सैचुरेशन पॉइंट आएगा और लगेगा कि अब इससे ज़्यादा कुछ अब इससे रियलाइज नहीं कर सकते। तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, नया मतलब आप अब ये नया नहीं रहा, बट जब एक्ट आया और लिखा गया इसके बारे में, जिसको आपने क्रॉस बॉर्डर कहा, यानी एक से दूसरे देश की जो कंपनीज हैं वो आपस में मिल रही हैं और कुछ अलग बना रही हैं, पहले से बेहतर हो जा रही हैं, पहले से बड़ी हो जा रही हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है इस टर्म दिसंबर के, ये इसी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स नए बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। ऑल्दो जब हम ये सब बात कर रहे हैं तो आई थिंक मर्जर्स अमलगमेशन की बात सेक्शन 230 से लेके 240 के बगैर हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि ये पूरे 10 सेक्शंस जो हैं ये सिर्फ 10 सेक्शंस हैं, 231, 232, इनके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं एंड क्लॉजेस भी हैं, जिसमें 233 के बारे में जब आप बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक के तौर पे बात करते हैं और वहाँ पे भी यही कहा गया कि नॉर्मली जो मर्जर का प्रोसेस है उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया, उसकी टाइमलाइंस को रादर देन स्ट्रेच आउट किया जाए, उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, जिससे कि अगर आपकी कंपनी उतनी भी बड़ी नहीं है तो ईजी तरीके से मर्जर किया जा सके। अब यहाँ पे आप देखिए एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी है जहाँ पे कहा गया कि इंडिया की जो M&A एक्टिविटी है वो 2022 में अपने पीक पे पहुंच गई थी, जबकि दुनिया भर में ये तरीके की या इस तरीके की एक्टिविटीज में डिक्लाइन देखा जा रहा था। तो इंडिया जो कर रहा है, जिस लीडरशिप में चल रहा है, वो यहाँ तक तो 2022 तक तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा ही होगा। क्योंकि एक जगह ये खबर छपी है, दूसरी जगह अलग अलग खबरें छपी हैं जहाँ पे कहा गया कि 2023 में एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बट अभी क्योंकि 2023 में एटलीस्ट जब हम ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं तो समय बाकी है, तो आई थिंक हम यही कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स डेफिनेटली हो सकते हैं, चाहे लेबर की बात करी जाए, चाहे कॉस्टिंग की बात करी जाए। अब अगर इंट्रोडक्शन के तौर पे इस चीज़ को समझते हैं तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अ कंपनी तो कहते हैं कंपनी इन वन कंट्री कैन बी एक्वायर्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम अनदर कंट्रीज। तो अगर मान लीजिए कंपनी इंडिया में है जिसका नाम है A, इसको कोई और देश जो कि US है, ऑस्ट्रेलिया है, या कोई भी और देश, ये सिर्फ 2 नाम लिए मैंने, हो सकता है जो बाहर की कंपनी है जो B है वो USA में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, हो सकता है वो जो कंपनी है वो इंडिया की जो A कंपनी है उसको खरीदना चाहे या यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर खरीदना चाहे। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स की कैटेगरी में आती हैं या उन सेक्शंस के हिसाब से इन्हें पूरा किया जा सकता है। Assets and the abilities of two companies from two different countries are combined into new legal entity in terms of the merger. Since the cross-border M&A involves two different countries, according to the applicable legal terminology, the state where the origin of the companies that make an acquisition, जब 2 कंट्रीज की कंपनी आपस में मिल रही हैं तो ऑब्वियसली उनके एसेट्स हैं, उनकी लायबिलिटीज हैं,
अब वो अपने आप अलग अलग नहीं, वो एक हो गई हैं और डेफिनेटली एक पहचान उनकी बन गई है। पर यहाँ तक पहुँचने से पहले उन्हें तमाम तरीके के कानून जो हैं, जो कि लेट्स से दो कंट्रीज़ का जिक्र मैंने किया, इंडिया एंड यूएसए है। अब इंडिया के अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं एंड आई एम श्योर यूएसए के अपने होंगे। कोई और अगर कंट्री इंडिया के साथ या इंडिया की कंपनी या इंडिया की कोई कंपनी बाहर की कंपनी को खरीद रही है तो हमें रिस्पेक्टिव देश के जो कानून हैं उनको भी मानना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सिर्फ कहना आसान है कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर हो रहा है। विद इन दी कंट्री अगर मर्जर होता है तो आप देखें कितना सारा पेपर वर्क और तैयारी जो है वो करी जाती है। बट अगर ये क्रॉस बॉर्डर हो रहा है तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो और बढ़ जाती हैं। यहाँ पे दो और नई टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एक होता है होम कंट्री और एक होता है होस्ट कंट्री। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि द स्टेट वेयर द ओरिजिन ऑफ द कंपनी दैट मेक्स द एक्विजिशन इन अदर कंट्रीज रेफर टू एज होम कंट्री, while the countries where the target company is situated is referred as in host company. तो आई थिंक अगर इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करूं, जो दो कंपनीज आप यहाँ पे देख रहे हैं ए एंड बी, तो अगर यूएसए वाली कंपनी यानी कंपनी बी जो है वो इंडियन कंपनी को खरीद रही है तो बी कंपनी यूएसए में अपने आप को ये कहेगी कि वो होम कंट्री में है। और जब बी कंपनी इंडिया की जो कंपनी ए है उसको खरीदेगी तो यहाँ आते ही बी कंपनी का जो टैग होगा वो होम से होस्ट हो जाएगा। तो होम कंट्री वो है जहाँ के आप हैं या जहाँ पे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और होस्ट कंट्री वो है जहाँ पे जाके आप चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं या दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं। तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि 2023 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आपके अमेंडमेंट का पार्ट है, जो कि एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन अमेंडमेंट रूल्स 2023। तो क्या है ये रूल्स और किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग अथॉरिटीज के अप्रूवल की बात करी गई है वो हम पढ़ेंगे। ऑल्दो सेक्शन 233 जो कि आई थिंक फास्ट ट्रैक मर्जर के बारे में बात करता है और ये कहता है कि आपको एक नोटिस सर्व करना होगा टू ऑल दी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक आरओसी या स्टॉक एक्सचेंज अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, और डेफिनेटली वो लोग उस चीज़ का जवाब देंगे। यानी अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो डेफिनेटली वो अपनी आवाज़ रेज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन उनकी तरफ से नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूव मान लेगी और मान लेगी कि जो अथॉरिटीज़ है उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ सकती है इस पूरे प्रोसेस में और इस पूरे मर्जर को, जो कि एक इंडियन कंपनी और बाहर की कंपनीज के बीच में हो रहा है, इसको अप्रूवल दे सकती है। ये कहना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि जब सेक्शन 233 की बात कर रहे हैं तो वो फास्ट ट्रैक है, एंड फास्ट ट्रैक जनरली स्मॉल कंपनीज या स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल है, वो लिस्टेड कंपनीज पे नहीं होता। क्योंकि अभी मैंने बात करी कि स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर अगर अप्रूवल अपना दे देते हैं या एक लिमिटेड समय जो उन्हें दिया जाता है उसके अंदर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करते, तो यही मान लिया जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और प्रोबेबली कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। So according to the amendment rules, where no objection or suggestion is received within a period of 30 days of the receipt of the copy of the scheme from the registrar of companies and official liquidator by central government, and the central government is of the opinion that the scheme is in the public interest or in the interest of the creditor, it may within the period of 15 days from or after the expiry of 30 days issue a confirmation order of such scheme of merger or amalgamation. तो यहाँ पे 30 डेज का जो समय है वो दिया जाएगा। जनरली प्रोटोकॉल तो ये कहता है, और इसमें 2023 के जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं उसका कोई खास लेना देना नहीं है, बट प्रोटोकॉल जो है वो तो यही कहता है कि ट्रांसफरी कंपनी को ये नोटिस जो है अपनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को देना है, जो कि यहाँ पे आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर है। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है या जवाब मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा, तो 30 डेज का समय उन्हें दिया जाएगा कि वो अपना जवाब या ऑब्जेक्शन फाइल कर सकें। अगर 30 डेज बीत गए हैं और कोई जवाब नहीं आया तो 30 डेज बीत जाने के बाद 15 दिन और सेंट्रल गवर्नमेंट वेट करेगी और उसके बाद इस चीज़ को अप्रूव्ड का करार दिया जाएगा। अप्रूव्ड मान लिया जाएगा कि जो भी ये मर्जर हो रहा है बिटवीन द कंपनीज, इसमें किसी तरीके से कोई दिक्कत अथॉरिटीज को भी नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें है तो उन्हें बताना है 30 डेज के टाइम फ्रेम के अंदर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस कंटेक्स्ट में कि अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो क्या होता है। So further rule 25 sub rule 6 states that where the objection or suggestion are received within the period of 30 days, तो पहले में तो ऑब्जेक्शन आ ही नहीं रहा है, नो ऑब्जेक्शन है, जैसा आप यहाँ पे शायद देख पा रहे हैं, मैंने उसको हाईलाइट भी अभी कर दिया है, लिखा है नो ऑब्जेक्शन। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे है कि ऑब्जेक्शन तो रिसीव हो गया है। 30 days of the receipt of the copy of the scheme from the registrar or official liquidator or both the central government and
such objection or suggestion of the ROC or liquidator are not sustainable, and the central government is of the opinion that scheme is in public interest or in the interest of creditors, it may within a period of 30 days after the expiry of days referred above issue a confirmation order of the scheme. तो देखिए दो पर्सपेक्टिव हैं. पहला है कि कोई ऑब्जेक्शन ना आना. अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है तो 30 डेज के जो समय दिया गया उसके एक्सपायरी के बाद 15 दिन और वेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता है. अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है लेट्स से आरओसी की तरफ से या ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ से, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टडी तो करेगी, और स्टडी करने के बाद उन्हें लगता है कि जो ऑब्जेक्शन आया है वो बेबुनियाद है, सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कोई वैलिड ग्राउंड्स पे नहीं. रेज तो किया गया है, सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज कर देने से थोड़े कुछ होगा, वो सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे भी तो होना चाहिए. तो वो नहीं है, तो इन दैट केस यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑब्जेक्शन को दरकिनार कर सकती है, उसको साइडलाइन कर सकती है. एंड जिस दिन वो 30 डेज खत्म होते हैं जो आप सोचने के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए देते हैं, उसके नेक्स्ट 30 डेज यानी पूरे प्रोसेस में 60 डेज लग जाएंगे. तो अगर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो 45 डेज में वो काम हो जाएगा. 30 तो हमें देने ही है डेज, और 15 जो है वो नेक्स्ट एक तरीके का वो है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को समय दिया गया है कि 15 दिन के बाद या वो ये 15 दिन के अंदर काम कर सकते हैं. जहाँ पे सिनेरियो ये है कि कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया जाता है तो उसको स्टडी किया जाएगा, और स्टडी करने के बाद अगर उसको डिस्कार्ड करना है और ये लगता है कि जेन्युइन नहीं है, तो जिस दिन भी नॉर्मल फर्स्ट 30 डेज खत्म हुए हैं उसके फर्दर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर इस नोटिफिकेशन को इशू कर दिया जाएगा कि ऑब्जेक्शन आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टडी कर लिया, स्टडी करने के बाद उन्हें लगता है कि इसके अंदर कुछ भी वैलिड नहीं है. The central government is of the opinion whether on the basis of such objection or otherwise the scheme is not in public interest or the interest of creditors, it may within 60 days of the receipt of the scheme file the application before the tribunal in the form CAA 13 stating the objection or opinion and requesting the tribunal may consider the scheme under section 232. तो तीसरी सिनेरियो ये है, पहली थी ऑब्जेक्शन नहीं आया, दूसरी ऑब्जेक्शन आया बट वैलिड नहीं है, तीसरी है कि जो ऑब्जेक्शन आया है और अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है तीसरी सिनेरियो में कि ऑब्जेक्शन जेन्युइन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिकमेंडेशन ट्राइब्यूनल को दे देगी कि हमारे हिसाब से ये जो केस है ये सेक्शन 233 के हिसाब से तो एटलीस्ट फास्ट ट्रैक के हिसाब से नहीं होना चाहिए. इस केस को नॉर्मल प्रोविजन यानी 232 के हिसाब से अगर ट्राइब्यूनल ठीक समझता है तो वो डील कर सकता है. बाकी 233 के हिसाब से तो अथॉरिटीज का मानना है कि इस केस को नहीं सुनना चाहिए, फास्ट ट्रैक इस केस में नहीं होना चाहिए. तो 3 सिनेरियो हैं जहाँ पे आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. कोई जवाब ना आना, जवाब आना अथॉरिटीज की तरफ से बट वो वैलिड ना होना, और तीसरा है कि जो जवाब आना वो वैलिड होना और उसी के हिसाब से जो है वो डिसीजन लिया जाएगा. तो ये इस रूल्स जो 2023 में आए हैं उसमें लिखा गया है. अब मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट भी है. अभी हम बात कर रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर के बारे में, तो देखिए येस बैंक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी अच्छी वजहों से तो कम बट डराने वाली वजहों से न्यूज में काफी रहा है येस बैंक. आपको याद होगा ये चीज कि बीच में एक समय ऐसा आया था जहाँ पे येस बैंक में जो फ्रॉड हुआ उसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस तक लग गई थी. और सिर्फ येस बैंक नहीं, आई थिंक बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग समय पे ये चीज़ें होती रही हैं, बट येस बैंक का तो काफ़ी लेटेस्ट है. तो SBI ने येस बैंक को बचाया, काफ़ी सारा पैसा दिया. तो हो ये गया था कि जो फ्रॉड हुआ है उसकी वजह से अब बैंक के पास पैसा बचा नहीं है. अब मैंने तो काफ़ी पैसा मान लीजिए येस बैंक के अकाउंट में रखा है, तो उन्होंने ये कर दिया कि ठीक है जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक साथ अपना पैसा नहीं निकाल सकते, थोड़ा ही मिलेगा. मान लीजिए मेरे 1 लाख रुपए पड़े हैं तो उन्होंने कहा हम आपको 10,000 देंगे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अभी 10,000 देंगे, फिर आप चाहो 15 दिन बाद फिर निकाल सकते हो, बट इमीडिएटली अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपका पैसा है बैंक में तब भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास लिमिटेड कैश था और वो चाहते थे कि लिमिटेड कैश जो है वो सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा मिले रादर देन किसी एक को ज्यादा मिल जाए. ये तब की बात है जब आपका ये पैसा खुद का है, आप लोन नहीं ले रहे हैं. अगर आपको ये न्यूज नहीं पता है तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट फिलहाल के लिए आई थिंक चीजें बेटर हैं. तो येस बैंक के अंदर अलग अलग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, जिनके कुछ नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसके लिए RBI का जो अप्रूवल मैंडेटरी है वो डेफिनेटली ले लिया गया है. कंडीशनल अप्रूवल है कि अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए ये करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है. अब कॉम्प्रोमाइज रूल्स 2023 के बाद 2022 में भी हैं, वो क्या है आइए देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स
In case of compromise or arrangement or merger or demerger between the Indian company and a company or body corporate which has been incorporated in a country which shares land border in India, a declaration in form CAA16 shall be required at the stage of submission of the application under section 230 of the Act. So लैंड बॉर्डर्स का मतलब यही है, जैसे कि पाकिस्तान है या नेपाल है, अगर ऐसी किसी कंट्री की कोई कंपनी है जो कि इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है और वाइसा वर्सा हो रहा है, तो आप कहते हैं कि आपको एक फॉर्म है जिसका नाम है CAA, ये आपको फाइल करना है। अब इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत दूर की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि US हो गया या फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, या कोई भी ऐसी कंट्री जिसके साथ इंडिया अपना कोई लैंड का बॉर्डर नहीं शेयर करती है, तो वहाँ पे ये प्रोविजन है, वहाँ पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट डेफिनेटली जहाँ पे आप लैंड बॉर्डर शेयर्स करते हैं वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फाइल, तो बाकी काम तो आपको करना ही करना है। जो पेपर वर्क है कि आपने अथॉरिटीज़ का अप्रूवल लेना है एंड मेंबर्स का अप्रूवल लेना है, क्रेडिटर्स का, वो सब करना ही करना है। इन एडिशन टू दैट ये फॉर्म भी फाइल किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग या सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। CAA16 इसका नाम है। अगर आप ऐसी किसी कंट्री की कंपनी के साथ मर्जर करने में इंटरेस्टेड है जो कि इंडिया के साथ अपने लैंड बॉर्डर शेयर करती है। आगे बढ़ते हैं। रूल 25A, mergers or amalgamation of foreign company with a company. So a foreign company incorporated outside India may merge with the Indian company after obtaining prior approval of Reserve Bank of India. तो फॉरेन कंपनी जो है वो डेफिनेटली इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है। अब आप देखिए यहाँ पे शायद सवाल आए कि रिजर्व बैंक की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं हम कह रहे कि बैंक का मर्जर हो रहा है। तो अगर बैंक्स का है तो समझ में आता है कि रिजर्व बैंक तो एपेक्स बैंक है और जो रिजर्व बैंक जैसा कहेगा उसी के हिसाब से बैंक्स को मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो बैंक है नहीं, तो हम रिजर्व बैंक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका अप्रूवल लेने की बात कर रहे हैं, क्यों उनका परमिशन हमें चाहिए। देखिए अगर कोई भी बाहर की कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, यानी इंडियन कंपनी जो है वो बाहर की कंपनी को खरीद रही है, या वाइस वर्सा का जिक्र किया गया है कि बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी को खरीद रही है या इंडियन कंपनी बाहर की कंपनी को खरीद रही है, तो इसमें एक चीज होनी तय है कि पैसे का इनफ्लो होगा, राइट। क्योंकि आप जब कहते हैं कि हमने किसी कंपनी को खरीद लिया, कैसे खरीदते हैं आप, कोई ये सड़क पे चलती हुई चीज तो है नहीं कि आपने पैसे दिए और खरीद लिया, आपके नाम पे होगी। आपको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए, मतलब आपके पास पावर होनी चाहिए। पावर्स आती है शेयर से, मेजॉरिटी स्टेक से, शेयर्स मिलते हैं पैसों से। तो जो अगर बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी को खरीद रही है तो वो यहाँ के लोगों को पैसा देगी, और यहाँ की कंपनी अगर बाहर की कंपनी को खरीद रही है तो उस कंट्री के रेजिडेंट्स को यहाँ इंडियन कंपनी जो है वहाँ पैसा देगी। तो पैसा तो जाएगा इंडिया की टेरिटरी के बाहर पैसा जाएगा, और जब जब एक रुपया भी इंडिया का या इंडियन नेशनल या इंडियन कंपनी का इधर से उधर जाता है या आता है पैसा, तो आपको आरबीआई को रिपोर्ट करना है, उनकी परमिशन लेंगे। इसीलिए आरबीआई के अप्रूवल की बात यहाँ पे कही गई है। The transferee company shall ensure that valuation is conducted by the valuers who are members of the recognized professional body in jurisdiction of the transferee company, and further such valuation is in accordance with internationally accepted principles on accounting and valuation. तो जो ट्रांसफरी कंपनी है कोई भी हो सकती है, वो इंडियन कंपनी। अब ट्रांसफरी कंपनी वो है जो खरीद रही है, यानी जो बायर है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसफरी कंपनी वही है जो बायर है। तो जो बायर है उसको ये मेक श्योर करना है कि जो भी वैल्यूएशंस है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन जो करी गई है, कि आप ये कहते हैं कि भाई मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी यूएस की कंपनी है और वो इंडियन कंपनी को खरीद रही है, तो अपनी कुछ वैल्यूएशन बताएगी कि हमारे पास ये वैल्यू है आज और हम आपको ऐसे ऐसे पैसा देंगे। तो वैल्यूएशन निकालने के जो मेथड्स हैं वो, अब ये तो हम नहीं कह सकते इंडिया जैसे हो, क्योंकि हर कंट्री का अपना कायदा है, कानून है, बट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के हिसाब से होने चाहिए। और शायद इसीलिए हम IFRS, XBRL इन जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, क्योंकि IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो ये ऐसी मतलब IFRS या सिस्टम कहते जाइए कि ऐसी चीज़ है या ऐसे एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल्स हैं जो कि दुनिया के तमाम देशों में एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में यहाँ पे हम बात करें। तो ऐसे नहीं कि हम किसी भी मेथड को मान के वैल्यूएशन कर दी कि मेरी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है, ऐसे नहीं होगा। कोई प्रूवन मेथड होना चाहिए जिसके हिसाब से वैल्यूएशन हो और उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। In case of compromise or arrangement of merger or demerger between the Indian company and a company or body corporate which has been incorporated in a country which shares land border in India, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। फॉर्म CAA16 आपको फाइल करना है, बट आपको ये तभी फाइल करना है जब आप किसी ऐसी
कंट्री के साथ ऐसी किसी कंट्री की किसी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हैं जिसके साथ इंडिया अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो जो आप एप्लीकेशन देंगे उसी के साथ, बाद में नहीं, उसी के साथ CAA-16 फॉर्म भी जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। आई थिंक ये इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर की, तो इसके अंदर इतना ही है। अब फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई थिंक हम अमेंडमेंट स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर के, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 19, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। इसके बारे में हम बात करनी स्टार्ट करेंगे, बट दैट विल बी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो आप देख रहे हैं दिसंबर, अभी देख रहे थे और फिर से देखेंगे अभी, दिसंबर 2023 के अमेंडमेंट्स फॉर द सब्जेक्ट कॉल्ड एज CRIV। एंड भूलिएगा मत, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि GRMC जो है उसके अमेंडमेंट्स आपको मैं दे चुका हूं। ड्राफ्टिंग में कोई अमेंडमेंट नहीं है, टैक्स में अमेंडमेंट है, वो आप देख लीजिए क्या है। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से कहिए वो आपको कराएं, क्योंकि टैक्स हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है। CRIV के अमेंडमेंट्स मैं आपको दे चुका हूँ, RCD के अमेंडमेंट्स आपको दे चुका हूँ, और दे चुका हूँ मतलब चल रहे हैं। RCD के दे चुका हूँ, सेक्रेटरियल ऑडिट के भी दे चुका हूँ। तो RCD एंड सेक्रेटरियल ऑडिट तो कंप्लीट आपको मिल गए हैं, CRIV भी ऑन प्रोसेस है, आप देख ही रहे हैं। इसके बाद MDC, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी ग्रुप 2 के पेपर्स हैं, इन सभी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो RCD है, चाहे सेक्रेटरियल ऑडिट है, आई थिंक 40+ पेजेस के तो हैं ही हैं। तो जरूर अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लें। और इसके बाद हम ग्रुप 3 के अमेंडमेंट्स, MDCS एंड कॉर्पोरेट फंडिंग एक्सेट्रा को स्टार्ट करेंगे। वहां भी 50, 60, 70, 80 पेजेस के अमेंडमेंट है, बट डू नॉट वरी, मैं सब कुछ कवर कराने वाला हूँ। Thank you so much once again for choosing Shantanu and Tanya Academy, and we do have the fast track and the detailed classes available for all subjects. And fast track classes के जो बच्चे हैं उन्हें भी सारे के सारे subjects के amendments मिलेंगे, and detail वालों को भी मिलेंगे। Thank you so much once again for choosing Shantanu and Tanya Academy.